हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, नया सेशन और कुछ नए एमसीक्यूज के साथ, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जो हमारी शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ है टॉपिक वाइज विद एमसीक्यूज, जिसमें हर टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं, उसकी डिस्कशन चल रही है हमारे दूसरे चैनल किरिंस कॉमर्स जोन पर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो किरिंस कॉमर्स जोन या विंग्स एक उड़ान दोनों में से किसी भी ऐप पर वो अवेलेबल है, किसी भी ऐप से आप उसको ले सकते हो। दोनों ऐप के अंदर 10 मॉक टेस्ट हैं अकाउंटेंसी के, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं विद एनालिसिस वीडियोस, वो भी ले सकते हो। 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ तो उसमें है ही। साथ ही साथ दोस्तों, एक लाइव सेशन जो है, मैराथन लाइव सेशन, कम से कम 2.5-3 घंटे का मैं प्लान कर रहा हूं आने वाले संडे को। तो मैं एक पोल क्रिएट करूंगा कि आपको किस टाइम पे वो सेशन चाहिए। किरिंस कॉमर्स जोन जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप पार्टिसिपेट करो और मुझे एक आइडिया दो कि किस सेशन पर, किस टाइम पर वो सेशन में लेके आऊं। जिस टाइम स्लॉट पे ज़्यादा वोटिंग होगी उसी टाइम स्लॉट पे वो मैराथन सेशन में लेके आऊँगा। तो आप जो चैनल है मेरा टेलीग्राम चैनल, उसको आप फॉलो कर ले, उस पर आप वोट कर सकते हैं टाइम स्लॉट के लिए कि किस टाइम स्लॉट पे आपको चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। हाँ, एक चीज़ और रह गई जो आपके काम की थी, वो भी बताता चलूँ कि अगर आप कोई विंग्स में से अकाउंटेंसी का कोर्स ले रहे हो तो आपको टाइप करना है किरण सर कूपन कोड और इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ इसके अंदर मिल जाएगा। चलिए, द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन टैक्स पेबल व्हेन टैक्सेबल इनकम इज ₹8 लाख। अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 8 लाख है तो हमें जो सरचार्ज है कितना देना है। 8 लाख की इनकम तक हमें सरचार्ज 0 होता है। ठीक है, स्लैब्स बता देता हूं। अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ है तो आपका जो सरचार्ज है वो है 10%। 1 करोड़ से लेकर अगर आपकी इनकम 2 करोड़ है तो आपका सरचार्ज है 15%। 2 करोड़ से लेकर अगर आपकी इनकम 5 करोड़ है तो सरचार्ज है 25%। और इनकम अगर 5 करोड़ से अबव 5 करोड़ है, अबव 5 करोड़ अगर है तो सरचार्ज है 37%। तो यहां इनकम 8 लाख है, इसलिए अभी सरचार्ज 0 रहेगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। Next is an individual ages 80 years resident in India is liable to pay income tax if his income is more than। देखो, अगर कोई सुपर सिटीजन है, उसकी एज अगर 80 साल या उससे ज़्यादा है, तो उसको जो टैक्स पे करना है, कितनी इनकम पे करना है, जब इनकम उसकी 5 लाख से ज़्यादा होगी। कोई भी सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी एज 80 ईयर अबव है, उसको जब उसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा होगी तब टैक्स पे करना है। तो वही पूछा गया कि कितनी इनकम पे टैक्स पे करना है। आंसर इज डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू इज पैन मस्ट बी कोटेड व्हेन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक एक्सीड्स। आपको बैंक से पैन कब मांगा जाता है? जब आपका डिपॉजिट कितना हो, फिक्स डिपॉजिट 25,000, 50,000, 10,000 और 20,000। अगर आपका फिक्स डिपॉजिट 50,000 या उससे ज़्यादा है तो आपसे बैंक पैन जो है वो मांगता है। चलिए जी, नेक्स्ट। ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स, सी रिटायर, ही सरेंडर 3/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड 2/5 इन फेवर ऑफ बी। न्यू रेशो में निकालनी है। ठीक है जी, तो न्यू रेशो निकाल लिया। सबसे पहले देखो, हमारी जो ओल्ड रेशो है वो क्या है, इक्वल है। यहां लिखा है, इसका मतलब 1:1:1 है। ठीक है, सी रिटायर हो गया। हमें देखना है सी का शेयर कितना है। ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है, ये सी का शेयर है 1/3। अब क्या किया, सी जब रिटायर हुआ तो उसने अपना 3/5 शेयर किसको दे दिया, ए को दे दिया। मतलब जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो गेन करेगा, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर भी बाकी पार्टनर के हिस्से में आ जाएगा। तो सी ने क्या किया, अपने शेयर का, उसका शेयर 1/3 था सी का, उसका 3/5 उसने ए को दे दिया, तो वो ए का गेन हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 3, 5 3 15। ए का गेन आ गया ये। और बी का गेन कितना, बी को कितना दिया, बी को भी तो दिया, कितना दिया, 2/5 इन फेवर ऑफ बी। बी को दिया 2/5, यानी अपना शेयर जो उसका था 1/3, उसका 2/5 उसने बी को दे दिया। 2 1 2, 5 3 15, ये गेन आ गया। अब अगर आपको न्यू शेयर निकालना है तो न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला जो था वो क्या था, ओल्ड शेयर प्लस गेन। ओल्ड शेयर, ये ओल्ड शेयर ओब्लिक ऐसे लिखा है मैंने, प्लस गेन। तो जरा बी का, ए का, पहले ए का ओल्ड शेयर देखो कितना है। ए का ओल्ड शेयर था 1/3, यहां से देखोगे आप, प्लस गेन कितना हो, ये लिखा है 3/5।
15, एलसीएम कर लो 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 प्लस 3, आई होप एलसीएम तो आता होगा आपको। बी का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर प्लस ओल्ड शेयर कितना है बी का, यहां से देखो 1/3 प्लस बी का गेन कितना हुआ 2/15, तो एलसीएम 15 हो गया, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 प्लस 2, 7/15। तो न्यू रेशो क्या बनी 8/15 इज टू 7/15, 15 कॉमन है मतलब 8:7, तो 8:7 जो है हमारी न्यू रेशो है, जो कि हमारा बी आंसर है। एक चीज और बता देता हूं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा अगर आपको, इसको आप अवॉइड करोगे पहले, ठीक है। अवॉइड क्यों करोगे, आपने देखा कि जब मैं इसको निकाल रहा हूं, मुझे तो ये आता है, मैं तो 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे भी कम से कम 2 मिनट तो लगे ही होंगे, ठीक है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, तो जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा ना, जिसमें आपको देखते पता चल जाएगा हाँ इसमें तो टाइम लगने वाला है, बेशक आपका आंसर सही भी आ जाए, उसको बाद में करना। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को निकालने में 4 से 5 मिनट लगा दोगे, तो 4 से 5 मिनट में आपने ये क्वेश्चन ठीक कर भी लिया, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। यही टाइम आप बाकी के क्वेश्चंस में लगाओ जिसमें आपको पता है कि शॉर्ट होगी, अगर मैं 5 MCQs करूंगा तो 5 में से 5 ठीक होंगे या 4 ठीक होंगे। तो ऐसा जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा उसको स्किप करोगे, फर्दर टाइमिंग छोड़ना नहीं है, लास्ट में टाइम बचेगा तब करना, ठीक है। क्योंकि उस टाइम के अंदर आप 4-5 MCQs और कर लोगे, तो वो बेटर स्ट्रेटजी रहेगी। चलिए बढ़ते आगे, इनको बाद में आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ सरप्लस अवेलेबल इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। अब देखो यहां किसी चीज का जिक्र नहीं है कि एडमिशन के समय सरप्लस है, रिटायरमेंट के समय सरप्लस है, डेथ के समय सरप्लस है। कब है सरप्लस है, इसका मतलब कोई एडमिशन, कोई रिटायरमेंट, कोई डेथ नहीं है, सरप्लस है, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बटेगा, जो भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। हाँ, नए पार्टनर के आने पे अगर सरप्लस होता है, नए पार्टनर कोई आया और सरप्लस हमारे पास अवेलेबल है, तो वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बढ़ता, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। यहां कोई जिक्र नहीं है ना पार्टनर की एडमिशन, ना रिटायरमेंट, ना डेथ, इसका मतलब ओल्ड पार्टनर सारे के सारे, तो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स, तो जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी होगी उसी रेशो में वो सरप्लस बटेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म बिजनेस कंटिन्यूस, कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो जो फर्म है वो बिजनेस कंटिन्यू रखती है। बी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज ए रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर बोथ ए एंड बी। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है पार्टनरशिप और दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ये दो अलग अलग हैं, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, इसका मतलब कि हमारी जो पार्टनरशिप डीड है दोबारा बन रही है। पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब हो गया कि पार्टनरशिप डीड का दोबारा से बनना, और पार्टनरशिप डीड दोबारा कब बनती है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, ठीक है। कब बनती है हमारी, एक मिनट इसको मैं येलो ले लो, कब हमारी जो है दोबारा जो पार्टनरशिप डीड बनती है, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, या फिर एडमिशन के वक्त हमारी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होती है, सॉरी हमारी पार्टनरशिप डीड होती है, रिटायरमेंट के वक्त भी होती है, ठीक है, डेथ के वक्त भी होती है। तो जब हमारी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें चेंजेस आती हैं, क्यों चेंजेस आती हैं, एक तो हम खुद ही चेंज कर देते हैं पार्टनर्स, या फिर एडमिशन होगी तो हमारी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगी तो पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आएंगी। रिटायरमेंट के वक्त भी एक पार्टनर कम हो गया तो जो हमारी पार्टनरशिप डीड है उसमें चेंजेस आती हैं। डेथ के समय भी एक पार्टनर कम हो जाता है, चेंजेस आती हैं। तो चेंज इन पार्टनरशिप डीड जो है उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब हम कहें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसकी बात कर रहा हूं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब हो गया फर्म का डिसॉल्व होना, यानी फर्म जब अपना बिजनेस क्लोज कर देती है, अपने एसेट्स को बेचती है, लायबिलिटीज को पे कर देती है, उसको कहते हैं पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होना। तो दो अलग अलग चीजें हैं, एक पार्टनरशिप डिसॉल्व होना, इट मींस सिंपली मींस कि आपकी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें चेंजेस आई हैं बिकॉज ऑफ दिस। दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होना, इट मींस पार्टनरशिप का बंद हो जाना, एसेट्स का बेच देना और लायबिलिटीज को पे कर देना। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ना कि पार्टनरशिप फर्म की।
तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म बिजनेस कंटिन्यूस। हाँ, पार्टनरशिप जब होगी यानी चेंज इन पार्टनरशिप डीड, फर्म तो कंटिन्यू करेगी बिजनेस। और एडमिशन ऑफ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वही मैं बता रहा हूँ कि नई डीड का बनना दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, वो भी इन दोनों केसेस, इन सब केसेस में होती है। तो इसका मतलब ये दोनों ही इसके आंसर हैं, इसलिए आंसर मैंने पहले ही दे दिया, बोथ ए एंड बी। तो याद रखना, पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आना उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। और पार्टनरशिप डीड में चेंजेस कब आती हैं उसके कारण भी मैंने लिख दिए। कई बार ये कारण पूछा जाता है कि किसकी वजह से पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन के वक्त, रिटायरमेंट के वक्त और डेथ के वक्त, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट्स एंड पेइंग ऑफ द लाइबिलिटीज कॉल्ड। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो क्या होता है, कंपनी के एसेट्स बेचे जाते हैं और लाइबिलिटीज को पे किया जाता है। तो उस प्रोसेस में जिसमें एसेट्स और को बेचकर लाइबिलिटीज पे की जाती हैं उसको हम कहते हैं रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब एसेट्स को बेचना, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है जिसके अंदर जितने एसेट्स हैं उनको बेचकर लाइबिलिटीज को पे किया जाता है। तो ये इसकी प्रोसेस में आता है। नेक्स्ट इज वाइल प्रिपेयरिंग लेजर बाय डिनोट्स। देखिए, जब लेजर बनाते हैं तो वाई क्या बताता है, ये आपका लेजर है, ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड आ गई, ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई। तो इस तरफ हमेशा हम किससे लिखते हैं, शुरुआत करते हैं टू से, और इस तरफ कहाँ किससे शुरुआत करते हैं, बाय से, ठीक है। इस तरफ हम बाय से शुरुआत करते हैं। तो बाय का मतलब क्या है, अब देखो ये कौन सी साइड है, डेबिट, और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट। बाय कहां लिखा गया, क्रेडिट साइड में, तो इसका मतलब बाय डिनोट क्रेडिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स विल नॉट इफेक्ट लेजर अकाउंट। इसमें से कौन सा है जिसपे लेजर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टी ऑफ स्टाफ, स्ट्रेंथ ऑफ वर्क फोर्स, एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इन सबसे हमारी लेजर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक प्रिंसिपल आपको याद होगा, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के, जिसकी कोई मनी वैल्यू उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इन सब की ऑनेस्टी ऑफ स्टाफ हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ वर्कफोर्स हो गया, एजुकेशन एम्प्लॉइज, इनकी मनी वैल्यू कोई नहीं है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। और अगर रिकॉर्ड नहीं करते तो लेजर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते आगे। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। जब हम लेजर्स को बैलेंस करते हैं, आपको पता है मैंने अभी बना के दिखाई थी आपको लेजर, ये आपकी लेजर आ गई, ठीक है। यहाँ पर डेट, ये इस तरह से लेजर बनती है आपकी, ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरह से कॉलम बने होते हैं। तो जब हम इनको बैलेंसिंग करते हैं, यानी कभी ये वाली साइड बड़ी होती है डेबिट, कभी ये वाली साइड बड़ी होती है, तो बैलेंसिंग करते हैं तो क्या उसका आउटकम क्या है। एक पहला ए, डिफरेंस इन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हाँ, जो भी इसका आउटकम होगा वो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस होगा। बी, डेबिट साइड लेस देन क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड है क्रेडिट साइड से कम होगी, या ऐसे कह सकते हैं कि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी होगी। देखिए, लेजर की बैलेंसिंग कब होगी भाई, जब हम लेजर बनाएंगे तो हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए कभी हम इस साइड का टोटल करेंगे, कभी इस साइड का, या फिर दोनों का टोटल करके हम देखेंगे कौन सी साइड बड़ी। तो वही सारी ऑप्शंस हैं, कभी ये वाली साइड बड़ी हो सकती है, कभी ये साइड बड़ी हो सकती है, और दोनों का डिफरेंस इन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आउटकम का मतलब एक तो डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस में क्या आएगा, कभी डेबिट साइड बड़ी, कभी क्रेडिट साइड बड़ी। तो सारी ही ऑप्शंस हैं, इसलिए आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शंस एक बार फिर से देख लो, डिफरेंस इन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यस, आउटकम क्या है, दोनों साइड्स में डिफरेंस होगा, और डिफरेंस कैसा होगा, डेबिट साइड लेस देन द क्रेडिट साइड, कि डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड से कम है, या फिर क्रेडिट साइड लेस देन द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कम है, कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा। इसलिए आउटकम जो रहेगा वो डी यानी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, गलत है। ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ये तो करेक्ट है। नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ये भी करेक्ट है। नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस होते हैं, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं, करेक्ट है। ईच अकाउंट इज ओपन सेपरेटली इन लेजर, हाँ, हर अकाउंट हम अलग अलग लेजर में ओपन करते हैं, ये भी करेक्ट है। नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ये सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो आंसर डी रहेगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। इसमें से कौन सा है जो प्रीपेड एक्सपेंस के एग्जाम्पल है। पोस्टेज स्टैम्प्स, देखिए जो हम पोस्टेज स्टैम्प्स खरीद के रखते हैं फ्यूचर के लिए यूज की जाती हैं, हम इनका स्टॉक रख लेते हैं, फ्यूचर में जो यूज आता है। तो ये जो पोस्टेज स्टैम्प है ये हमारे प्रीपेड जो एक्सपेंस है उसके एग्जाम्पल है। कैश इन हैंड नहीं है, कैश एट बैंक, ये तो हमारे करंट एसेट्स हैं, बैंक ऑफ डाउट तो आपकी करंट लाइबिलिटी है।
तो पोस्टेज स्टैंप्स क्योंकि फ्यूचर के यूज के लिए रखी जाती है, और कोई भी फ्यूचर का खर्चा जो हमने आज कर दिया वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस में आता है। आंसर इज ए। बढ़ते हैं आगे। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द कैश बुक। अगर हमने मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाई है तो हमारी कैश बुक में किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? आप सबको पता है कि कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज इन वैल्यू, इट मींस ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो ये जो हमारी कैश बुक है उसमें रिकॉर्ड नहीं होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ऑडिटर शैल रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम टू इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऑडिटर जो रिपोर्ट्स चेक करता है, देखता है, उसको किसको वो दिखाएगा या किसको रिपोर्ट करेगा? ठीक है, जो भी ऑडिटर ने अकाउंट्स एग्जामिन किए, चेक किए, उसकी रिपोर्ट वो किसको दिखाएगा? गवर्नमेंट को क्यों दिखाएगा भाई? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मेंबर्स को दिखाएगा। तो जो भी ऑडिटर रिपोर्ट्स को एग्जामिन करता है उसको वो रिपोर्ट किसको करेगा, किसको चेक करवाएगा? मेंबर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। When capital is increased, it will be shown। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, बार बार बताता हूं, तीन चीजें हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम्स। इनका कौन सा बैलेंस होता है? इनका होता है क्रेडिट बैलेंस। मतलब जब भी ये इंक्रीज होती हैं, जब भी ये क्या होती है, इंक्रीज होती हैं, तो हम कहां दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। ठीक है, और जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर की ये जो मेरी लेफ्ट साइड है ये डेबिट होती है और जो मेरी राइट साइड है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, तो व्हेन कैपिटल इज इंक्रीज, अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट साइड में आएगी। क्रेडिट साइड कह सकते हो या राइट साइड कह सकते हो, तो आंसर क्या रहेगा? राइट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। नेक्स्ट इज एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टेड ₹20,000 इन हिज बिजनेस, इन विच अकाउंट डेबिट एंट्री विल बी मेड। किस अकाउंट में डेबिट एंट्री की जाएगी? एक एंटरप्रेन्योर ने 20,000 पे इन्वेस्ट किया तो हमारी क्या है, वो बिजनेस में कैश आया, कैश टू कैपिटल। किसको डेबिट किया जाएगा? कैश को। और क्रेडिट किसको किया जाएगा अगर पूछा गया होता? कैपिटल। चलिए बढ़ते आगे। अकाउंट्स विद नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस इंक्लूड्स, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है? अभी मैंने बात की, कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेट्स और एक्सपेंस का या लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है। ये याद रखो। अब इसमें पूछा गया कि अकाउंट्स विद नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस, किसका नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस होगा? देखो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट, तो ये तो नहीं है। रेवेन्यू का, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, ये भी नहीं है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, रेवेन्यू का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। यहां पे लिखा हुआ है लायबिलिटीज और रेवेन्यू मतलब इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। सो सी इज द राइट आंसर। रेवेन्यू यानी इनकम क्रेडिट बैलेंस और एसेट्स का डेबिट बैलेंस, तो ये भी गलत है। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज, जर्नल को हम किस नाम से जानते हैं? मुझे लगता है ये सबको पता होगा, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल वुड नॉट इंक्लूड, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो जर्नल का है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? ए रेफरेंस कॉलम, ए डेट कॉलम एंड अकाउंट टाइटल कॉलम, ऑल ऑफ द अबव। देखिए एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अंदर अकाउंट टाइटल जो कॉलम है वो, अकाउंट टाइटल मतलब जिस नाम से हम अकाउंट कोई खोल रहे हैं या लेजर ओपन कर रहे हैं, जो लेजर के ऊपर दिया होता है कॉलम, वो इसके अंदर नहीं होता। बाकी सारे कॉलम जो हैं जर्नल के अंदर होते हैं, अकाउंट टाइटल का कॉलम इसके अंदर नहीं होता। फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, है ना, तो वो जो लेजर में अकाउंट खोले जाते हैं जिसके ऊपर अकाउंट का नाम दिया जाता है कि ये कौन सा अकाउंट है, वो इसके अंदर नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। A trial balance prepared after taking into account the effect of adjusting entries known as, एक ट्रायल बैलेंस जो एडजस्टमेंट की जो एंट्रीज होती है, आपको पता है ये ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और बाहर कई बार कुछ एडजस्टमेंट दी होती हैं। तो इन एडजस्टमेंट को लेकर जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कई बार क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। क्वेश्चन अब यहां देखो क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ, किसकी बात हो रही है? एडजस्टिंग एंट्रीज की, तो उसको क्या बोलेंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस जिसके अंदर हमने जो एडजस्टमेंट है उनको एडजस्ट किया हो। चलिए नेक्स्ट। क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रायल बैलेंस इंप्लाइज व्हाट? अगर
जनरली आप देखोगे क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखेगा, लेकिन अगर वो अंदर दिया तो उसका मतलब क्या है, ए इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन ओपनिंग स्टॉक, बी इट इज एडजस्टेड इन परचेज। तो देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक है अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो वो किसके अंदर से एडजस्ट होगा, परचेज के अंदर से। बी इज द राइट आंसर। आपको याद है कि एडजस्टेड परचेज की जब बात होती है, क्या होती है एडजस्टेड परचेज, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद रखो, बड़ी बार पूछा जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा, इट मींस वो किसके अगेंस्ट एडजस्ट हुआ होगा, एडजस्टेड परचेज के अगेंस्ट। सो आंसर इज बी। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ, किस चीज की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, आप सबको पता होगा, लेजर अकाउंट के जो बैलेंस हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ए क्रेडिट बैलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट ए लाइकली एरर, एक क्रेडिट बैलेंस है, इसमें से कौन सा वो लाइकली एरर हो सकता है, पेबल लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, इनकम का भी क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, डिविडेंड, अब यहां पर ये लिखा नहीं है आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, क्या है लिखा नहीं है, तो ये एक लाइकली एरर हो सकता है क्योंकि इसके बारे में क्लियर नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि ये क्रेडिट है, इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है ये भी क्रेडिट है, लेकिन डिविडेंड अगर पेबल है तो क्रेडिट है बैलेंस यानी लाइबिलिटी है, और अगर डिविडेंड रिसीवेबल है तो हमारा ये एसेट है यानी डेबिट बैलेंस। आई होप ये क्लियर हो गया। तो डिविडेंड के आगे कुछ नहीं लिखा कि ये हमारा रिसीवेबल है या पेएबल, तो ये हमारा जो है लाइकली एरर हो सकता है। चलिए जी नेक्स्ट, कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट शो डैश बैलेंस, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट कौन सा बैलेंस शो करते हैं, डेबिट क्रेडिट अपोजिट, दोनों अपोजिट बैलेंस शो करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा वो पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा, अपोजिट बैलेंस शो करती है, इसलिए आंसर रहेगा सी। डैश बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड डैश बैलेंस ऑफ पासबुक इज नोन एज फेवरेबल बैलेंस। कैश बुक का कौन सा बैलेंस फेवरेबल होता है, आप सबको पता है डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस, डेबिट, और जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वो पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, मैंने अभी बताया क्रेडिट, तो आंसर रहेगा हमारा बी, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक हमारे फेवरेबल बैलेंस होते हैं। चलिए जी नेक्स्ट, वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट द फॉलोइंग आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हम क्या नहीं लेते। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो जो हमारे बिजनेस से जनरेट हुआ, जो हमारे नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा है, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या नहीं लेते, उसके अंदर नॉर्मल ट्रांजैक्शन तो लेते ही हैं, एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं लेते, एक्सपेंस ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर वो भी इसके अंदर नहीं लेते। तो जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एबनॉर्मल जो ट्रांजैक्शंस हैं या एबनॉर्मल आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल, लॉस बाय फायर या कोई इंश्योरेंस का मिल जाना, ये एबनॉर्मल आइटम्स हैं, या प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये एबनॉर्मल आइटम्स हैं, वो हम नहीं दिखाते, या फिर एक्सपेंस ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ऐसे एक्सपेंस हम नहीं दिखाते। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हम बी और सी यानी दोनों चीज़ों को नहीं दिखाते। हाँ, अगर इसका क्वेश्चन पूछा होता है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त तो हम सबको दिखाते हैं, उसमें नॉर्मल एबनॉर्मल सारे आते हैं। तो जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उसमें नॉर्मल भी आनी है और एबनॉर्मल भी आनी है। नेक्स्ट इज ऑल अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक आर डैश इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए जो बैंक, जितने भी अमाउंट आपका बैंक में क्रेडिट किए गए, आपकी पासबुक में जितने भी अमाउंट क्रेडिट किए गए, क्रेडिट मतलब प्लस किए गए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो मुझे उसको कैश बुक के बराबर करने के लिए जो अकाउंट मैंने क्रेडिट किए थे मतलब प्लस किए थे, उसको क्या करना पड़ेगा, जो क्रेडिट किए थे उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस मतलब डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट कर दिए जाते हैं इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट, इन प्रोसेस कॉस्टिंग ए जॉइंट प्रोडक्ट इज, प्रोसेस कॉस्टिंग में जॉइंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं,
A product which is later divided into many parts? No. A product which is produced simultaneously with other products and is of similar value to at least one of the other product? Yes. एक प्रोडक्ट जो बाकी प्रोडक्ट के साथ तैयार होता है और उसकी सेम वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल से आप ले सकते हो, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, केरोसिन बनता है, नेचुरल गैस बनती है, तो ये सारे जॉइंट प्रोडक्ट में आते हैं, या मिल्क से चीज़ बन जाता है, बटर बन जाता है, तो ये सारे जॉइंट प्रोडक्ट में आते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट शुड बी एलोकेटेड टू। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम एलोकेट करते हैं किस में? ओनली सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? नहीं भाई, बोथ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट में जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसको एलोकेट किया जाता है। एंड द लास्ट एमसीक्यू इज सेल्स इनकम क्रेडिट एंड कैश ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड इज कॉल्ड। जो हमारी सेल्स हुई, चाहे वो कैश में हुई चाहे क्रेडिट में हुई, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन, सेल्स रिटर्न, टर्नओवर या परचेज रिटर्न, उसको हम बोलेंगे टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब सेल्स, चाहे वो कैश की है चाहे वो क्रेडिट की है। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। कल नेक्स्ट 30 एमसीक्यूज के साथ एक नया हम सेशन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।